हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज आने वाले एग्जाम्स में जो फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जो खासकर जो वन डे एग्जाम्स रहते हैं उसके लिए। और जो फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जो पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगी इसमें। तो आइए आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलर कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात हो रही है। तो अभी हाल ही में एक अपॉइंटमेंट देखने को मिली है रिलेटेड टू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दीपक दास जो है 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अभी नियुक्त किए गए हैं। और ये इफ़ेक्ट में कब आया, यानी कि अपनी जो पोस्ट हैं ये अपनी ऑफिस में कब इनकी एंट्री हुई? 1 अगस्त 2021, यानी कि कल के दिन, कल के नहीं परसों दिन। ओके। पेरेंट जो एजेंसी है, यानी कि जिनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग जो एडवाइज़र हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि कैसे मेंटेन करके चलना है, जो मैनेजमेंट कैसे करना है अकाउंटिंग सिस्टम का। तो ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर रहती है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो आर्टिकल 150 जो है उसके अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के बारे में बात की जाती है। एनुअल अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट रहता है रिलेटेड टू सिविल एंड यूनियन फाइनेंस जो अकाउंट रहता है वो सबमिट करते हैं ये रिपोर्ट कहाँ पे? पार्लियामेंट में। और किसकी एडवाइस पे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एडवाइस में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं ये कौन सी आर्टिकल के तहत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? बताना ज़रा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये भी आप बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में भी पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट है, एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है गोवा। गोवा स्टेट में क्या किया गया है? अभी गोवा की जो असेंबली है, स्टेट जो असेंबली है, तो वहाँ पे एक बिल पास किया गया है, गोवा भूमिपुत्र अधिकरणी बिल 2021। तो इस बिल में क्या बातें की जा रही हैं? हाल ही में ही ये जो अभी पास किया गया है बिल गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, गोवा की जो असेंबली है उसके द्वारा। तो कोई भी अगर स्टेट में रह रहा है फॉर 30 ईयर्स या 30 ईयर्स से ज़्यादा उसको हो गया है तो वो भूमि पुत्र कहलाएगा, यानी कि क्या? सन ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो गोवा का जो है, यानी कि गोवा में अगर कोई 30 ईयर्स हो गए हैं उसको रहते हुए, उससे ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वो सन ऑफ द सॉइल कहलाएगा, यानी कि भूमिपुत्र। ओके। तो ये जो पर्सन है, अगर ये क्राइटेरिया उसने फुलफिल कर रखा है, ठीक है, तो स्मॉल ड्वेलिंग यूनिट, यानी कि छोटी आवासीय इकाई जिसको हम बोलते हैं, और ये ऑनरशिप रहेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है वो क्लेम कर सकता है ऑनरशिप हाउस में ऑफ नॉट मोर देन 250 स्क्वायर मीटर बिल्ट बिफोर April 1, 2019, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, जैसे हाउस वगैरह बनाना है इतने एरिया में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि सक्षम रहेगा मूल गोनकर जो ओरिजिनल गांव जो है, ठीक है, तो उसकी वो डिग्निटी के साथ वो क्या वहाँ पे रह सकता है गोवा में, ठीक है। तो फुल उसको क्या है, पूरा अधिकार रहेगा। तो बिल जो है ये प्रोवाइड करवाएगा फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द भूमिपुत्र अधिकरणी कमेटी। कमेटी जो है ये कंसिस्ट करती है, यानी कि डिप्टी कलेक्टर जो इसके हैं इस कमेटी के चेयरपर्सन रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, ठीक है। तो हाल ही में ही 2021 और 22 की जो नॉन परमानेंट मेंबर जो सीट है, ठीक है, वो इंडिया के हाथ रही। ओके। तो अभी ये जो है इंडिया जो है वो क्या करने जा रहा है? चेयर करने जा रहा है ये प्रेसिडेंसी। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट हम देखते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है रिसेंटली ही इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ परमानेंट मेंबर, ठीक है, 4 अगस्त 2021 मंथ के लिए क्या की है, ये प्रेसिडेंसी जो है ये चेयर करेंगे। इंडिया का जो टेन्योर है वो 2 ईयर्स का है, यानी कि 21 और 22 के लिए हमें ये नॉन परमानेंट जो सीट मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ओके। तो ये इफेक्ट में कब आई? 2021 जनवरी से।
इंडिया जो है इसको फर्स्ट टाइम, ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये जो दर्जा मिला है या सीट एज अ मेंबर नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं, ये 8th टाइम ये टर्म देखने को मिली है। ठीक है, इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है, ठीक है, इंडिया जो है वो डिसाइड करेगा एज अ यूनाइटेड नेशन जो बॉडी का जो एजेंडा है अगस्त मंथ के लिए। इंपॉर्टेंट जो मीटिंग रहेगी, इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखे जा रहे हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी। तो जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया गया 3 मेजर एरियाज़ में, यानी कि 3 एजर एरियाज़ पे फोकस दिया गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे लेके चलना है, शांति कैसे बनाए रखनी है, और टेररिज्म को कैसे काउंटर करके चलना है। ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ऑल्सो एजेंडा सेट करेगी। सेवरल इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में देखने को मिला, जैसे सीरिया का मुद्दा काफ़ी देखने को मिला, इराक, सोमालिया, यमन एंड मिडल ईस्ट। ओके, तो इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन यहाँ पे लाए गए सोमालिया के लिए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स जो है लेबनान के लिए भी रेजोल्यूशन यहाँ पे लाया गया। अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे इंडिया के, श्री नरेंद्र मोदी जी, ये फर्स्ट इंडियन पीएम है जो प्रिजाइड करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। ओके, चैलेंज क्या है हमारे इंडिया के लिए, कहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? चाइना सबसे बड़ा एक मुद्दा है। ठीक है, चाइना जो है अपना दबदबा बनाना चाहता है LAC वाले एरिया में। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, और भी बहुत सारे एरिया हैं जैसे साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो उघूर कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी, वहाँ पे भी ये सप्रेस करता है उनको चाइना। ठीक है, जिंगजियान वाले रीजन में। तो ये सारी चीज़ को कैसे टैकल करके चलना है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएगी। पोस्ट कोविड जो है वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि पोस्ट कोविड जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, बैलेंस कैसे बना के रखना है USA और रशिया के बीच में जो अनस्टेबल जो रिलेशन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अनस्टेबल वेस्ट एशिया में, उसको कैसे बैलेंस करके चलना है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये इंडिया जो है वो फेस कर रही है, तो इसको कैसे टैकल करना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो फाउंड कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। पर्टिकुलरली जो अभी बात की जा रही है तो पाकिस्तान की, बट हमारे एरिया से, हमारे कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है, ठीक है, तो ये पाक ऑक्युपाइड है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। रिसेंटली ही पाकिस्तानी अथॉरिटी के द्वारा फाइनलाइज किया गया है एक लॉ, जो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है। इस डिसीजन में प्रोविजनल जो प्रोविंशियल स्टेटस है लोकेटेड गिलगित जो बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, इससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मैप में जो एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाल्टिस्तान POK वाला एरिया है। अगर बात करें गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है हमारे इंडिया की। ओके, तो हाई अल्टीट्यूड टेरिटरी है जो लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर, कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे तो कि पाक ऑक्युपाइड जो एरिया है वो लोकेटेड कहाँ पे है, वो लोकेटेड है लद्दाख, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे देखिएगा, हाई अल्टीट्यूड टेरिटरी है जो लोकेटेड कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और ये बॉर्डर जो टच करती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो चाइना वाला ये रीजन है, और यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान। क्लियर? पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल कब किया गया? 4 नवंबर 1947 में। जब कंट्रोल किया गया तो इंडिया जो है मूव किया, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, और ये मुद्दा वहाँ पे उठाया, इशू जो है काफ़ी ज़्यादा गरमाया था। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि पाकिस्तान जो है इसको क्या कर रहा है, हमारे एरिया को ज़बरदस्ती हड़प रहा है। ठीक है, तो 1 जनवरी 1948 में ये चीज़ें देखने को मिली। अगर गिलगित बाल्टिस्तान जो है देखे तो ये एक ऑटोनोमस रीजन है आज के टाइम में। ठीक है, आफ्टर ये बिल जब पास हुआ उसके बाद ये 5th प्रोविंस बन जाएगा किसका? पाकिस्तान कंट्री का। करंटली पाकिस्तान के पास जो 4 प्रोविंसेस है जिसका नाम है बालूचिस्तान, खैबर
पख्तूनख्वा, ठीक है, पंजाब और सिंध। गिलगित जो बाल्टिस्तान है, ये रीजन जो है ये सेंटर है। USD 65 बिलियन जो इन्वेस्ट किए गए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका ये पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान यहाँ पे लेके आया गया, किसके द्वारा? चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। और यहाँ पे एक डैम भी बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्वादर पोर्ट जो है ये कनेक्ट करेगा पाकिस्तान बालूचिस्तान विद चाइना जिंगजियांग प्रोविंस के साथ। और ये फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है चाइना का एम्बिशियस मल्टी बिलियन जो डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये पार्ट है। मेरे को बताइएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैंने पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। ये कब चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, कौन से ईयर में, और मेन फोकस इसका कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये आप लोग मेरे को बताइएगा, ठीक है, चाइना का। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो मिनिस्टर हैं ये कौन है बताइए मेरे को, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनके द्वारा 112th एनुअल डे सेलिब्रेशन जो है वो सेरेमनी इनोग्रेट की गई, किसकी? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। इसी के साथ इस सेरेमनी को सेलिब्रेशन करने के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ को इनोग्रेट किया जिसका नाम है होल जीनोम सीक्वेंसेस नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिएगा, जीनोम जो है DNA में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में ये जीनोम पाए जाते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि किसी पर्सन को जैसे जनरेशन वाइज जो बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया, उसका ओरिजिनेट कहाँ से है, ये सारी चीज़ें पता की जाएगी, हेरिटेज जो बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जीनोम की जो स्टडी करके इससे पता लगाया जाएगा कि बीमारी जो है इसका ओरिजिनेट कहाँ से है। और जीनोम कटिंग भी हमने अब पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि जीनोम जो कटिंग है, ठीक है, इससे आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज़ भी मिला था आई थिंक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बताइएगा मेरे को किन पर्सनालिटीज़ को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो जीनोम कटिंग जो सीज़र हमने पढ़ा था कि सीज़र के हिसाब से, जैसे कटिंग के हिसाब से पता चलेगा कि जैसे कैंसर वगैरह उसको कैसे आगे वाली जनरेशन के पास ना जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या ट्रांसफ़र ना हो, तो उसको वहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो है ये लेबोरेटरी, इसको क्या किया गया, इनोग्रेट किया गया है। इससे क्या होगा, जीनोमिक इन्फॉर्मेशन जो है आइडेंटिफाई की जाएगी, इनहेरिटेड जो डिसऑर्डर रहते हैं। नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम जो है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस ICE मटेरियल ऑन 7 प्रायोरिटी जूनोटिक डिजीज़ जो है ये क्रिएटेड करेगी। जैसे रेबीज़ की बीमारी है, जूनोटिक आपको पता ही है, ठीक है, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ये ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि रेबीज़, कफ, थाइपस, ब्रूसेलिस, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। ओके, एंथ्रेक्स, क्रीमियन कोंगो, ठीक है। तो ये सारी जो बीमारी है, जैसे निपा वायरस है, ठीक है, ये भी जूनोटिक डिजीज़ है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, तो ये भी इसी के अंडर फोकस किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो फॉर्मली इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला जाता था। ओरिजिन इसका हुआ था सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो, इस्टेब्लिश इसको किया गया कसौली में, हिमाचल प्रदेश 1909 में, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को ट्रांसफॉर्म किया गया इनटू नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कब 2009 में। नोडल एजेंसी है ये हमारी कंट्री की डिजीज़ सर्विलेंस के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही आती है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात कर रहे हैं अश्वगंधा। रिसेंटली ही इंडिया और UK के द्वारा एक MOU साइन किया गया कोलैबोरेशन करके, ठीक है, कि ये स्टडी करेंगे अश्वगंधा से रिलेटेड, ताकि प्रमोट किया जाए कि कैसे हमने रिकवरी करनी है कोविड-19 से, ठीक है। तो आफ्टर ट्रायल के बाद, सक्सेसफुल ट्रायल के बाद अश्वगंधा जो है ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रूव किया गया है, ठीक है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। ये रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा, साइंटिफिक कम्युनिटी जो वर्ल्ड वाइड है उसके द्वारा। फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है कोलैबोरेशन रहेगा मिनिस्ट्री का फॉरेन इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है, ये UK के साथ इन्वेस्टिगेट करने में कि जैसे एफिशिएंसी जो है कोविड-19 पेशेंट की। अश्वगंधा जो है ये एक मेडिकल हर्ब है, ठीक है। इसको अश्वगंधा को विथाइना
सोमनीफेरा बोला जाता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम आप इसको बोल सकते हैं। और ये इम्यूनिटी जो सिस्टम रहता है ह्यूमन बीइंग के अंदर उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, ठीक है। तो क्लासीफाई करते हैं इसको एज अ अडेप्टोजन, ओके। तो ये हेल्प क्या करता है बॉडी को कि कैसे, जैसे स्ट्रेस आ जाता है ना माइंड में, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ब्रेन बूस्टर जो है, बूस्ट करता है ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, जो ब्लड शुगर है उसको कम करने का काम करता है। और हेल्प करता है कि कैसे जो एनजाइटी से भय, चिंता, जो भावनाएं रहती हैं ना, उसको कैसे उससे फाइट करनी है, उस सिम्टम से, और डिप्रेशन से कैसे लड़ना है किसी भी व्यक्ति ने। तो ये अश्वगंधा जो है ये काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यूके आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे यूके। अगर जूम मैप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ सी है, नॉर्थ अटलांटिक सी, आयरलैंड है, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल, ओके। तो ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पंगोलियन, ये एनिमल है, पंगोलियन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हाल ही में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था नोएडा पुलिस के द्वारा पेंगोलियन को, ठीक है। तो रेस्क्यू टीम के द्वारा जो नोएडा की है, तो इन्होंने क्या किया, अभी हैंड ओवर कर दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पेंगोलियन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रेस्क्यू किया गया पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है पेंगोलियन जो है इसको स्कैली एंड टीटर भी बोला जाता है। इलोंगेटेड है ये, आर्मोर प्लेटेड इंसेक्टिवोर एनिमल है, ठीक है, इंसेक्ट्स को खाता है ये, ठीक है। और यूज़ करता है अपने जो स्केल्स रहते हैं ना, जैसे अगर कोई इसके ऊपर हमला करता है तो ये अपने जो इसके जो स्केल्स रहते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, इससे ये प्रोटेक्ट करता है खुद को, ठीक है। तो 7 स्पीसीज जो हैं पेंगोलियन की ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती हैं। इंडिया में ओनली 2 पाई जाती हैं, जिसका नाम है इंडियन पेंगोलियन, जिसको मैनिस क्रेसी कोडाटा बोला जाता है, और चाइनीज़ पेंगोलियन जिसको मैनिस पेंटाडेक्टेलिया बोला जाता है, ओके। इंडियन पेंगोलियन जो है ये पाया जाता है हमारी कंट्री में, जो हिमालय का सदर्न पार्ट है वहाँ पे, एक्सक्लूड करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, ओके। तो चाइनीज़ पेंगोलियन जो है ये असम और ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के द्वारा देखें तो इसको वर्ल्ड में रेड लिस्ट में पाया गया। अगर इंडिया के हिसाब से देखें, यानी कि इंडिया में जो स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि इंडियन पेंगोलियन वो एंडेंजर लिस्ट में है, चाइनीज़ पेंगोलियन जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कोर जो सेक्टर है उसका आउटपुट देखने को मिला अभी, जो इंडिया का जो 8 कोर सेक्टर्स जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसमें ग्रोथ हुई है 8.9% जून 2021। कोर सेक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल 8 कोर सेक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कोर सेक्टर की अगर बात करें तो रिफाइनरी जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, और सबसे कम फर्टिलाइज़र में, ठीक है। तो कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। टोटल कितने कोर सेक्टर हैं, 8 कोर सेक्टर हैं, कौन कौन से और सबसे ज़्यादा कौन सा, ये भी यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं, उससे कम इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर सबसे कम। तो लार्जरी अगर देखें तो बेस इफेक्ट जो देखने को मिला, ठीक है, पहले तो काफ़ी बिलो था, अगर जब सेकेंड वेव से पहले, सेकेंड वेव के बाद की अगर बात करें तो अभी ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। तो 40.27% जो वेट है ऑफ आइटम्स इंक्लूड जो किए गए हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंडर। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये मेज़रमेंट करने का एक तरीका है कि जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज़ की, वो कहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे ग्रो अप हो रहा है, कहाँ पे फॉल हो रहा है, ठीक है। ये सारी देखी जाती हैं चीज़ें। और ये जो इंडेक्स है ये एनुअली पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। इसके मिनिस्टर कौन है बताना ज़रा, ठीक है। तो बेस ईयर किस बेस ईयर के हिसाब से 2011 और 2012 के हिसाब से इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो कोर सेक्टर्स प्लीज़ याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इंडिया की ऐसी फर्स्ट सिटी है जो 100% वैक्सीनेट हुई है, ठीक है, उसको 100% वैक्सीनेट का दर्जा दिया है,
ठीक है, तो वो कौन सी है? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो है ये फर्स्ट इंडियन सिटी है जिसने अचीव कर लिया है 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया था मैसिव, काफ़ी बड़ा जो वैक्सीनेशन जो है कि वैक्सीनेशन करना है ऑल ओवर सिटी को, तो इनके द्वारा अहम जो कैंपेन है वो चलाया गया था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा अगेंस्ट कोविड-19। तो 55 सेंटर्स जो हैं एक सिटी में रन कर रहे थे कि लोगों को प्रॉपर वैक्सीन प्रोवाइड करवानी है। अराउंड 9 लाख पीपल जो हैं जो अबव 18 ईयर्स थे, ठीक है, सिटी में, तो उनको प्रॉपर वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर सारी सिटीज़ या सारे राज्य इनसे सीखें तो हमारी जो इंडिया है वो 100% वैक्सीन हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे इनिशिएटिव काफ़ी अच्छे हैं जो भुवनेश्वर सिटी के द्वारा चलाया गया। भुवनेश्वर जो है ये कैपिटल है किसकी? उड़ीसा की। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। उड़ीसा जो है यहाँ पे सिचुएटेड है। उड़ीसा को वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश टच करता है, और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? याद रखिएगा HDFC बैंक के द्वारा। यहाँ पे बैंक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक, HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। ये किसके लिए है? जो रिटेलर्स रहते हैं ना, स्मॉल रिटेलर्स जो दुकानदार होते हैं मार्केट में, उनके लिए है ये, ठीक है। तो एम क्या है कि हेल्प करना है शॉपकीपर्स की, जो मर्चेंट्स, ताकि आसानी से जो है वो कैश इनको मिल सके। रिटेलर ऑपरेटिंग फॉर अ मिनिमम यानी कि 3 ईयर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे स्कीम्स के लिए, ठीक है। इस स्कीम जो पर्टिकुलर दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम है उसके लिए प्रोवाइड करवाएंगे 6 मंथ्स के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है फॉर एनी बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है निसार सैटेलाइट की बात हो रही है। निसार सैटेलाइट जो है ये ज्वाइंट मिशन है किस किस का? इसरो, नासा का। इसरो हमारी कंट्री की स्पेस एजेंसी है, नासा USA की, ठीक है। कल ही मैंने आपको करवाया अलग अलग कंट्रीज़ की, जैसे जापान की, रशिया की, यूरोप की। बताइएगा मेरे को इनकी जो स्पेस एजेंसी है वो नाम क्या है? चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ठीक है, बताइए मेरे को। तो मैचअप के लिए आ सकता है ये। तो निसार सैटेलाइट जो है ये ज्वाइंट मिशन है इसरो नासा का, ठीक है। तो निसार की फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट। एम क्या है कि ग्लोबल मेजरमेंट देखने को मिलेगा लैंड सरफेस जो अर्थ का है, कि जो कंडीशंस चेंज हो रही है रेडार इमेजिंग के चलते इसको क्या किया जाएगा? इसको एनालाइज किया जाएगा चीज़ों को। तो अर्ली 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। माइनर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं लैंड के ऊपर, वेजिटेशन, क्रायोस्फीयर, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा इसके चलते। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एल बैंड जो सार है, ठीक है, तो ये USA का। एस बैंड जो सार है ये इसरो का। इंस्ट्रूमेंट जो सब सिस्टम यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, रेडार एंटीना यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं, रेडार एंटीना जो है ये वाला है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा इसका, ओके। तो रेडार एंटीना रिफ्लेक्टर इस पार्ट को बोला जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।